Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and class 7. Today we read chapter number 4 and the name of the chapter is Major Landforms. यानी आज हम पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियों स्थल रूप के बारे में गहन स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं और इन लैंडफॉर्म्स में कैसे चेंजेस आते हैं. सो वेरियस लैंडफॉर्म्स जो होती हैं उनमें कौन से फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज करती है और साथ ही साथ में इसमें कौन से ऐसे फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं. सो दिस इज़ वेरी बिग चैप्टर, इट इज़ वेरी बिग चैप्टर. So please take out your pencil and marking those lines which I am making to do because it is very important for your studies. आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाइए, है ना. तो जो भी मैम बोलती हैं या मैम जो टिक करती हैं आप भी अपनी बुक में वो टिक करिए. So before we read this chapter, like and subscribe my channel and share it with your friends also and press the bell icon. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स. अगर हम चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करें कि भाई जो अर्थ सरफेस है इट इज़ वेरी अनइवन, हाईली अनइवन बिकॉज इट्स इरेगुलर एंड वेरियस लैंडफॉर्म्स मेड. यानी यह जो हमारी पृथ्वी है ये इसका जो धरातल है वो इरेगुलर, यानी हर जगह समतल नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे नदियाँ हैं. ठीक है, तो इन सब के जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि फिजिकल फीचर्स जैसे हैं हमारे इंडिया के वो किस तरीके से हैं. ठीक उसी तरीके को हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जो फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं हमारे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उनको बनाने में. सो द इंडोजेनिक फोर्सेस ब्रिंग चेंजेस ऑन द अर्थ. फॉर एग्जांपल वोल्केनो एंड अर्थक्वेक. यानी इंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं, इंडोजेनिक मीन्स अंदर की तरफ, ठीक है, और एक्सोजेनिक यानी बाहर की तरफ जो चेंजेस लाते हैं. सो दे ब्रिंग द मेजर चेंजेस ऑन द अर्थ, but it are external or internal of the earth. So bring the changes on the earth. There are many process to bring changes on the earth. यानी बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से अर्थ में चेंजेस आते हैं. तो आज हम इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर फॉर्म्ड बाय द वेरियस इंडोजेनिक फोर्सेस. इंडोजेनिक का यहाँ पे मीनिंग है अंदर की तरफ. ठीक है, अब इंडोजेनिक यानी अंदर की तरफ यानी हमारी जो अर्थ है उसमें अंदर की तरफ से जो फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं. एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बाहर की तरफ से लगा हुआ चेंजेस, बाहर की तरफ से लगने वाला वो दबाव जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स का गठन होता है, लैंडफॉर्म्स बनती है. So the evolution of the existing landforms, the exogenic forces carry out their work in the two ways. The main ways, there are two type of ways, weathering and erosion. अब यहाँ पे हमने बोला कि एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि बाहर की तरफ लगते हैं. ठीक है, हमने मान लिया. अब इंडोजेनिक जो है वो अंदर की तरफ लगते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि वेदरिंग और इरोजन आता है. अगर हम वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग में एक बहुत सिंपल सा है कि वेदरिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. यानी जो रॉक्स हैं उनका ब्रेकिंग होना कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे. ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड केमिकल रिएक्शन हेल्प इन द वेदरिंग. यानी जो वेदरिंग होती है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर होता है. ठीक है, और इसको रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए वो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनने में, इसके प्रोसेस में. तो अगर हम बात करें तो हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, चट्टानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करती हैं और ठंड सहन करती हैं. ठीक है, जो ओलावृष्टि होती है ना,
बर्फ़बारी जो होती है उसको सहन करती है। प्लांट्स जो कट कर जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग, क्योंकि उनके पैरों से भी चट्टानों का कटाव होता है। एंड केमिकल रिएक्शंस होते ही हैं कि बारिश हुई है और फिर पत्थरों में, चट्टानों में चेंजेस आते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, चट्टानों का टूटना और बनना। सो द प्रोसेस डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल्स। और ये सारे प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक्स को ब्रोकन करने में। आपको समझ में आ गया होगा। अब वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग आर जनरली फॉलोड बाय द इरोजन। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। सो वी आर अवे, फॉर एग्जाम्पल, द अवे फ्रॉम द लैंड एंड स्कैप बाय द डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स। यानी वेदरिंग जो हमने बात करी, अब इसमें इरोजन में क्या होता है कि ब्रोकन रॉक मटेरियल होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। इरोजन का बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो अपरदन। अपरदन यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना और कटाव होना। ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच द ब्रोकन रॉक्स मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लेस टू इट्स ओरिजिन एंड डिपोजिट एल्सवेयर। यानी वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाके वो डिपोजिट हो जाती है। उसको हमने कह दिया मृदा का अपरदन। So the main agents of the erosion are running water, sea waves, moving ice and wind. यानी erosion की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम मेन बात करें तो नदियों के द्वारा, बारिश के टाइम में नदियाँ बहुत बहती हैं, बहुत स्पीड में बहती हैं। सी वेव्स होते हैं, मूविंग होती है आइस कहाँ से, ग्लेशियर से, और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन सब की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। और वो कटाव जब होता है तो मिट्टी अपनी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, डिपॉजिट हो जाती है एल्सवेयर। ठीक है। सो द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल एंड डिपॉजिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, दस डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। यानी इन सब की वजह से जब मिट्टी का कटाव हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हुई। अब ट्रांसपोर्ट ऐसे थोड़ी ना होती है कि भाई हमने, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, ट्रेन से दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं, कार के द्वारा, है ना, बाय कार हम कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह हमारी तरह नहीं जाती है। मिट्टी जाती है अपने नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं लेके जाते हैं, वो जाती है बाय द विंड्स, बाय द वाटर, बाय द सी वेव्स, मूविंग ग्लेशियर्स और बाय द विंड्स। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया है? अब जो एजेंट्स हैं, जैसा कि इरोजन है ना, और डिपोजिशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आप कहेंगे मैम इनका क्या रोल है? तो इनका तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करते हैं रिवर की, वर्क ऑफ रिवर, यानी हमारे जो रिवर है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप ये देखिए, ड्यू टू द वेदरिंग, यानी मिट्टी वेदरिंग की वजह से रॉक्स का कटना, टूटना। ठीक है, आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सो द वर्क बाय द रिवर्स, यानी अगर हम बात करें कि रिवर्स के द्वारा कैसे कटाव होता है, कैसे लैंडफॉर्म्स बनती हैं, तो फर्स्ट बात करें अगर रिवर्स की, व्हेन इट्स रेन सम वाटर सीप्स अंडरग्राउंड। आप सबने देखा है, अभी बारिश का मौसम भी है, कि कैसे अगर बारिश होती है तो पानी, इतना पानी बहता है सड़कों पे, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है अंडरग्राउंड, यानी वो स्वीप हो जाता है अंडरग्राउंड, है ना। सम ऑफ इट्स इवेपोरेट, और कुछ क्या करता है, कुछ इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, वो वाटर वेपर के कन्वर्ट होकर और फिर वो भाप में बनकर उड़ जाता है। ठीक है। एंड रेस्ट फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम्स, और कुछ क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम्स में बहने लग जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर मेक अ रिवर, यस इट इज ट्रू। यानी छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रीम्स जो होती हैं, है ना, किसकी, पानी की, वो मिलकर क्या बनाती हैं, दे मेक टुगेदर फॉर्म अ रिवर। यानी वो जो स्ट्रीम्स जो होती हैं वो छोटी छोटी मिलकर एक साथ जुड़ती हैं, दे जॉइन टुगेदर एंड मेक अ फॉर्म ऑफ अ रिवर। यानी वो उन्होंने किसका रूप दिया, उन्होंने नदी का रूप ले लिया। अब ठीक है, the places where the river originate is called the source.
और जहाँ से ओरिजिनेट हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया, सोर्स, यानी वहाँ से वो शुरू हुई. Henceforth, the river moves down the slope in a valley. Generally, the river falls into the large water body such as sea, ocean and lakes. आप सबको पता है कि जैसा कि हमने कहा कि नदियाँ बहकर जाती हैं और जहाँ से नदी ने बहना शुरू करा, ओरिजिनेट जहाँ से होगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया सोर्स का. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि जहाँ से नदियाँ, है ना, सागर, महासागर, झीलें, ये सब जहाँ पे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और जॉइंट टुगेदर हो जाते हैं, तो वाटर बॉडी इज कॉल्ड द माउथ. उसको क्या नाम दे दिया हमने, माउथ. And the area drained by the rivers and its tributaries is called the river basin. और वो एरिया जहाँ पे कि नदियाँ और उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज से यहाँ से हमारा क्या मतलब है, यानी उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो मैंने अभी बताया था स्ट्रीम्स जो होती हैं, वो मिलकर एक रिवर बनाती हैं. और जब ये सारी एक जगह बहती हैं, जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज नदी से आकर मिलती हैं, उसको हमने नाम दे दिया रिवर बेसिन. ठीक है. अब रिवर बेसिन जो है, अब हम बात करते हैं रनिंग वाटर की. हमने कहा कि लैंड फॉर्म्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स. अब लैंड फॉर्म्स किस तरीके से बनेंगे. सो द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन अ 3 वे. अब जो पानी है ना बेटा, वो 3 तरीके से काम करता है. अब आप कहेंगे मैम ये पानी का रोल भी होता है, यानी पानी भी काम करता है. यस, इट इज ट्रू. रिवर कैरी आउट इट्स वर्क इन अ 3 वे. It's erode the rocks over with its flows, यानी इरोड कर देना, यानी वो उसका कटाव कर देती है. ठीक है. और इरोड करके इट ट्रांसपोर्ट द इरोड मटेरियल. अब इरोड करने के बाद वो क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगी, और फिर ट्रांसपोर्ट करके क्या करेगी, वो डिपॉजिट भी करेगी. अब आप कहेंगे कि मैम इरोड कैसे हुआ. हमने अभी बात करी थी वेदरिंग की, कि कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी ओलावृष्टि पड़ती है, कभी केमिकल चेंजेस होते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, और साथ ही साथ एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इन सब की वजह से चट्टानों का टूटना, रॉक्स का टूटना और बनना और बिगड़ना, है ना, इन सब को जब नदियाँ अपने साथ इरोड कर लेती हैं, और जब वो बारिश बहुत तेज़ आती है, तो ये अपने साथ अपने सेडिमेंट्स इनको बहा के ले जाती है. अब बहा के लेके जाना, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट कर देती है. किसको कर देती है, उस इरोड मटेरियल को कर देती है, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों को लेके. आपने देखा बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड्स होती है ना, माउंटेन एरियाज में आप देखिए कि कितने इरोड मटेरियल साथ में आते हैं बह के, है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है. अब जब नदी लास्ट स्टेज में होती है, तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना, उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो वो जब स्पीड कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो उसे डिपॉजिट कर देगी. किसको डिपॉजिट कर देगी, वो इरोड मटेरियल जो वो अपने साथ बहा के लाई है. ठीक है. सो द इरोजन वर्क ऑफ द रिवर रिजल्ट इन द वाइंडिंग एंड डिपिंग ऑफ द रिवर वैलीज, सच एज द वैली इज कॉल्ड द वी शेप वैली. और जब नदियाँ अपना इरोजन का जब करती हैं, कटाव करती हैं किसी भी जगह का, तो वो क्या करती हैं, वो वी शेप की घाटियाँ बना देती हैं, वैलीज बना देती हैं. एंड और वैलीज कहाँ, दो दो पहाड़ों के बीच का एरिया. देखिए ये वी लुक में दिखता है, इट्स लुक लाइक अ वी शेप, है ना, इसलिए हमने इसको वी शेप वैली बोल दिया. इन हिली एरियाज द रिवर मूव स्विफ्टली, यानी बहुत धीरे, है ना. thus there is more erosion and transportation of the sediments and particularly no deposition. अब पता है क्या होता है, ये देखिए वी शेप वैली मैंने करा दिया कि डाउन कटिंग होता है, नीचे की तरफ ज़्यादा कट करता है. ये इसका युद्ध स्टेज होता है नदी का. ठीक है. अब फिर मैंने कहा कि when the water of the river falls almost vertically down and step well side, waterfall is formed. अब waterfall यानी झरनों का बनने का समय आ गया, यानी जब नदी अपने द्वारा वर्टिकली
जब स्टेप्स में कटेगी वो उन चट्टानों को काटेगी और काट के फिर वो क्या बनाएगी, वाटरफॉल का निर्माण करेगी। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और आप सबको पता है कि वाटरफॉल से जो पानी गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वी जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी and the steep sloping sediments of the swift flowing river is called the rapid। ये देखिए आपको यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। तो अब आप ये देखिए साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ कटाव ज़्यादा होगा, वी शेप वैली बनी यहाँ पे, इट्स लुक लाइक अ वी, दैट इज कॉल्ड वी नेम द वी शेप वैली। ठीक है, अब डाउन कटिंग यानी नीचे की तरफ कटाव ज़्यादा होता है, और फिर ये देखिए मैच्योर स्टेज में क्या होता है, वो बहने लग जाती है, उसने अपना रास्ता ले लिया। एंड वैलीज है द बाउंडेड यानी चौड़ी हो जाती है, वो अपना शेप ले लेती है। और ओल्ड स्टेज में यानी ओ बो लेक है ना, ऑक्स बो लेक यानी नदी यानी जो गाय का खुर होता है, गाय का जो पैर होता है ना, उसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो ऑक्सबो लेक यानी इट्स लुक लाइक अ गाय का पैर का जैसा शेप हो जाता है ना। तो वो कौन सा शेप हो जाता है, वो ओल्ड शेप स्टेज हो जाता है। ठीक है, यानी उसने काफ़ी हद तक कटाव कर दिया है और वहाँ पे जाके वो धीरे हो जाती है। सो व्हेन द रिवर्स फॉल्स, मैंने बताया आपको कि किस तरीके से वाटरफॉल बनता है, और फिर स्टेप स्लोपिंग सेगमेंट होता है जिसमें कि रिवर का रैपिड फ्लोइंग होता है, रैपिड यानी लगातार, और जॉग और Grospa Falls in the Sarvati River in Karnataka is one of the highest waterfall in India। यानी अब सारवती और इंडिया का जॉग फॉल जो है वो फेमस है। यानी कहाँ पर है ये है कर्नाटका में, इंडिया में। ठीक है, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, अगर आपको कभी भी वेकेशंस में मौका मिले यू शुड गो ना, आपको जाना चाहिए। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे स्लैटो एंगल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है ना। तो अगर आपको यहाँ पे इट्स वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन बन रहा है कि इंडिया का आप सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो बताइए। तो वो कहाँ पे है, जॉग और ग्रोस्पा फॉल्स जो है वो कर्नाटका में है, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। और अगर वर्ल्ड के साइड से देखें तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो वर्ल्ड में स्लेथो एंजल फॉल्स है जो कि साउथ अमेरिका में है। एंड नाइग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स इन द अफ्रीका आर ऑल्सो फेमस। और नाइग्रा फॉल्स जो है वो भी, और साथ ही साथ विक्टोरिया फॉल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, When the river leaves the mountain, the enters the plain। अब जैसे ही नदियों ने अपना कहाँ से माउंटेन वाला एरिया जब वो छोड़ेंगी तो वो कहाँ पे बह के आएंगी, वो प्लेन्स में बहकर आएंगी। एंड द फ्लोट्स नो लॉन्गर स्विफ्ट, द फ्लोर ऑफ द रिवर्स वैली वाइडन ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इरोजन अलॉन्ग इट्स बैंक, द रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स टू फॉर्म लार्ज बैंड्स एंड लूप्स। और अब क्या है, वो स्ट्रेट नहीं बहेगी, अब उसके पास लूप्स आ गए हैं बहुत, देखिए टेढ़ी मेढ़ी है ना, इनको लूप्स बोलते हैं। सो द रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स फ्रॉम लॉन्ग बैंड्स एंड लूप्स, दिस इज कॉल्ड द मैंडर्स। अब यानी अब जो नदी है उसे वाटरफॉल बना तो लिया था, अब जैसे ही वो वाटरफॉल बना के गई, अब जो उसने लूप्स का नेम ले लिया, और ये जो इरोड है, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन करती है, वो उसने काम करना अपना शुरू कर दिया। So due to the continuous erosion and deposition, the meandering loops become almost circular। और जो कि कॉन्टिन्यूस इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से उसका जो लूप होता है वो सर्कुलर शेप में हो जाता है, और इट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
तो ये क्या करता है, द रिवर्स इज एबल टू कट द स्ट्रिप्स इज लैंड बिटवीन द टू लूप्स। और ये देखिए, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद में द रिवर्स इज एबल टू कट द स्ट्रिप एंड लैंड बिटवीन द टू लूप्स के बीच में वो जो जगह है उसका कटाव शुरू हो जाता है। इट टेक a straight course and the circular loop that is left behind completely cut off from the main channel and form a oxbow lake। ओके, यानी वो मेन जो फॉर्म होती है उससे वो अपने आप को कट कर लेती है और completely cut off from the main channel it's make a oboe lake। During floods, the river generally overflows its bank। जैसा कि आपको पता है कि नदियाँ अपने जो बैंक्स होता है, नदी का जो किनारे होते हैं, वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है। बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा आता है, बाढ़ के समय में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो द फाइन एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स इज डिपोजिट ऑन द वैली फ्लोर। यहाँ पे आपको एक और नया क्वेश्चन बनता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया में वो ज़्यादा फर्टाइल क्यों है? बिकॉज हमारे जो इंडिया की रिवर्स हैं वो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट एरिया से वो जब बह के आती हैं तो वो अपने साथ हर साल बहुत सारे सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं। ठीक है, अब वो जब बहा के लाती हैं तो वो बहुत यंग एज में होती हैं और उनमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, नदी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो इरोजन जो होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और फिर वो क्या करती है, जो फाइन एलुवियल सॉइल जो माउंटेन एरिया से वो अपने साथ बहा के लाती हैं, दे ब्रॉट बाय द रिवर्स डिपोजिट ऑन द वैली फ्लोर्स, यानी वो वैलीज में बिछाना शुरू कर देती है। दिस इज अ फर्टाइल पार्ट एंड कॉल्ड द फ्लड प्लेन्स। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्लड प्लेन। इन द फ्लड प्लेन्स द कोर्स मटेरियल आर डिपोजिट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। और ये नदियों के किनारे बिछाना शुरू कर देती है। एंड सो लॉन्ग रिड ऑफ द लॉन्ग हाइट इज फाउंड अलोंग द बैंक्स, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल लेवल्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो व्हेन द रिवर रीच इट्स माउथ, जब नदी अपने माउथ की तरफ तक जाती है, इट्स कैरी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एल्यूवियल। ये अपने साथ बहुत सारा पानी और एल्यूवियल जो मृदा होती है, इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल है ना, वो अपने साथ बहा के लेके आती है। द एक्सिड लोड इज डिपोजिट द सैंड बार्स ऑन द वाइड रिवर चैनल। दे डिवाइडेड द मेन चैनल इनटू सेवरल चैनल्स व्हिच इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी अब हमने कहा कि जो मेन चैनल से जब बहुत सारे चैनल्स निकल जाएंगे, सेवरल चैनल्स निकल जाएंगे, तो मेन जो है उससे बहुत छोटी 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 डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाएंगी। और लुक एट द डेल्टा, ये देखिए मेन यहाँ से, और फिर देखिए सॉरी कितनी सॉरी है ये, लुक एट दिस। ओके, सो डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल, नाइल का है ये, आपको नाइल का बताया गया है इसमें। और फिर क्या है, इन द स्टेज ट्रायंगुलर शेप लैंड इट्स फॉर्म बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आई हैं इनका डिपोजिशन शुरू कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डेल्टा। और ट्रायंगुलर शेप में जब ये आ जाता है, ये देखिए लुक इट्स दिस ट्रायंगुलर शेप में जब दिखता है आपको, और लास्ट स्टेज क्या हो जाता है, जब वो जाके डेल्टा बनाती है। ठीक है, जहाँ पे कि सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म है ना, तो लैंड इज फॉर्म बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। यानी यहाँ पे वो अपने सेडिमेंट्स जब बिछा देती हैं और वो स्टेज लास्ट कहलाती है डेल्टा। So the Greek letter delta was first used by the Greek historians Herodotus from the triangular depositional slant on the mouth of the Nile River, and the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra river is the largest delta in the world. So you should remember, आपको ये you should learn this है ना, क्योंकि आपको पता है जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड में बहुत बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है। तो आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर्स का है, तो यू शुड राइट डाउन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।